So Nitin, tell me something about yourself. तो मेरा नाम नितिन है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा जोधपुर से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय से। अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बैडमिंटन खेलना और बातें करना मेरी हॉबीज है। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या थे? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। सो नितिन, मेरे को बताइए, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? सर अभी तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो मैं करंट अफेयर्स एक पोर्टल से फॉलो कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर, यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। उसमें न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता? सर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अभी उसके लिए एक पोर्टल फॉलो कर रहा हूँ, इनसाइट्स आईएएस का, क्योंकि एग्जाम पास में अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। सो करंट अफेयर्स के बारे में तो नॉलेज हो गया आपको? जी सर। टॉप 5 कंट्रीज बताइए मेरे को, कोविड-19 मोस्ट अफेक्टेड केसेस आज की डेट की। जी सर, आज की डेट की सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंडिया, यूएसए और ब्राजील आर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज। फर्स्ट इज यूएस, सेकंड इज इंडिया एंड ब्राजील। सर क्रम का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये तीनों। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है नितिन। जी सर, 5 अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? का श्योर नहीं है आपको तो? अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? थोड़ी बहुत। बताइए। सर अभी मैंने ट्रैकर थोड़ा नोट नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रही है सर। क्या पढ़ा आपने करंट अफेयर्स में रिसेंटली? सॉरी सर। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा आपने रिसेंटली? सर मैं सारे मेजर इश्यूज के बारे में अवेयर हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने रिसेंटली इसको फॉलो नहीं किया है। टेल मी टॉप 5 नेशनल बर्निंग टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। सेकेंड इज कोविड-19। थर्ड इज कोविड-19, या सेकेंड में ही सर इंक्लूड कर सकते हैं कोविड-19 के इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड हेल्थ चैलेंजेस। थर्ड इज फ्लड्स इन वेरियस स्टेट्स लाइक बिहार, असम, some parts of Rajasthan. Fourth is कोई बात नहीं नितिन। sir, सो आपने असम, नॉर्थ ईस्ट वगैरह इन जगह फ्लड्स बताया। जी सर। व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज फ्लड्स? इस साल इतनी ज्यादा फ्लड्स, इतनी ज्यादा महामारी चल रही है, बाढ़ के हालात हैं, ऐसा क्यों है? सर महामारी का तो रीजन है कि कोरोना वायरस है। इसका स्प्रेड बिकॉज ये संक्रमण वाली बीमारी है ये कोरोना वायरस, तो ये बहुत तेजी से फैलती है और पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है। जबकि बाढ़ का इश्यू जो है वो हर साल जो ब्रह्मपुत्र रिवर का बैंक है, एक तो ब्रह्मपुत्र का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और नॉर्थ ईस्ट में हमने अभी तक हम प्रयास नहीं कर पाए हैं फ्लड को रोकने के लिए। हर साल ही वहाँ फ्लड आती है एक्सेसिव बारिश होने की दिशा में। और इस बार मानसून हमारा थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट है,
रफाल डील के बारे बिकॉज में जो, सुना है आपने? जी सर, रफाल डील, रफाल एयरक्राफ्ट नहीं, खरीदे हैं जी इंडिया सर, ने। हाँ, रफाल के बारे में, यस सर। नितिन, शायद सिस्टम मैसेज दे रहा है आपकी बैंडविड्थ लो है, तो कैन यू प्लीज स्विच टर्न ऑफ योर वीडियो, खाली वीडियो बंद कर लीजिए, विल कंसंट्रेट ऑन योर ऑडियो फॉर बेटर बैंडविड्थ। यस सर। सो नितिन, मैं पूछ रहा था आपसे रफाल डील के बारे में। जी सर। हमने कौन सी कंट्री से रफाल खरीदे, कौन सी कंपनी से डील कर रहे हैं, और इंडिया में कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो इस डील को अंजाम दे रही है? सर, दसो एविएशन कंपनी है, दसो फ्रांस की कंपनी है, उससे खरीदे हैं हमने। इंडिया के अंदर सर बहुत सारे ऑफसेट पार्टनर्स हैं इस डील के। मेजर उसमें कौन? एक पार्ट है वो रिलायंस, एक हिस्सा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, रिलायंस डिफेंस का। और भी बहुत सारी कंपनी है। रिलायंस डिफेंस का इसमें 7% हिस्सा है ऑफसेट पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफसेट पार्टनरशिप? ऑफसेट? ऑफसेट पार्टनरशिप में, ऑफसेट पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि एक बार कोई डील हो जाने पे उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके उसके कुछ किसी भी सिस्टम के कुछ हिस्सों का निर्माण वो कंपनियां सहयोग करती है, पार्ट्स वगैरह सप्लाई करने में, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाने में। ऐसी, क्या भारत के पास और भी लड़ाकू विमान हैं? जी सर, है। कौन कौन? मिग 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 21 है, जगुआर है, मिराज है। ये कौन कौन सी कंट्री के प्लेन? और अ, जी सर। ये कौन कौन सी स्पेसिफिक कंट्री से लिए गए हैं प्लेन? सर, जगुआर जो है वो तो ब्रिटेन से लिए हुए हैं, बाकी सारे ज्यादातर एयरक्राफ्ट हमारे रशिया से हैं। इस बार हमने फ्रांस के साथ पहली बार किसी मेजर डील की है पिछले 20-25 सालों में किसी यूरोपियन कंट्री के साथ। क्या रीजन था? बिकॉज सर, इंडिया के जो इंटरेस्ट है, इंडिया जैसे जैसे एक ग्लोबल पावर के रूप में राइज हो रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट भी डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और इंडिया अपने डिफेंस डील्स को लेकर किसी एक देश पे निर्भर नहीं होना चाहता। वो क्या, अपने डिफेंस इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। क्या रफाल और से इससे ज्यादा, हमारे साथ, रफाल से ज्यादा उन्नत विमान हैं? डू वी हैव एनी मोर एडवांस प्लेन्स अदर देन रफाल? सर कुछ मैं नाम तो नहीं याद आएगा मुझे, लेकिन हाँ, रफेल 4.5 जनरेशन का है फाइटर जेट, और इंडियन कंडीशन में काम करने में इसको काफी उन्नत माना गया। इसी के समकक्ष और भी काफी प्लेन्स हैं, जैसे यूएसए के पास है, रसिया भी क्लेम करता है हमारे पास है, चाइना भी क्लेम करता है कि हमने 5th जनरेशन का प्लेन बना दिया है, लेकिन चाइना वाला दावा थोड़ा सा। Nitin, I'll just ask a clear-cut question. I need a clear-cut answer. क्या रफेल से एडवांस प्लेन्स हैं? सर, दुनिया में है, रफाल से एडवांस या उसके कुछ है। दुनिया में कहाँ कहाँ हैं? सर आई एम नॉट श्योर, शायद यूएसए के पास है, क्योंकि मुझे फैक्ट पता नहीं है, तो सर मैं निश्चित आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यूएसए के पास है और रसिया के पास भी है। तो हमने मोस्ट एडवांस प्लेन क्यों नहीं लिया? जब हमें डील करनी है, why should not we take the best option? सर, इंडियन इंडियन कंडीशंस के लिए और इंडिया की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए जो रफेल है वो ये हमें सूटेबल लगा। दूसरा, पहले उसके 136 प्लान बाय कर रहे थे, अभी हमने कम की है, बिकॉज डील में काफी देरी हो गई थी, तो अब एक मिल जाए, उसके बाद जब हम फर्दर मॉडर्नाइजेशन के और प्लान पे विचार करते हैं। तो नितिन, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? क्या आप जम्मू से ही हैं? आप
राजस्थान में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है नितिन। वेस्टर्न राजस्थान सर। 1 सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है। आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं उनको नहीं नहीं मालूम चला अभी तक। अब आ रही है? आप किसी बेटर रिसेप्शन वाली जगह आ सकते हैं। सर नेट कनेक्टिविटी तो सही है सर, अभी इंटरनेट कनेक्शन इज। अभी आपकी आवाज अब आ रही है? अब आ रही है। सो आई वाज आस्किंग यू नितिन, आप कौन सी जगह से हाँ बिलोंग। जी। जी सर, मैं बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ, राजस्थान के। अगर आपको बाड़मेर जिले का एसडीएम बना देते हैं हम, ग्रामीण जी इलाके, सर। तो जी मैं सर। सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। बाढ़ग्रस्त हालात हैं, काफी ज्यादा बारिश हुई है, आप अपने रेजिडेंस में फंस गए हैं, एक स्कूल बस है वो भी फंस गई है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि वो भी फंसी हुई है, पानी भरता जा रहा है, वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी हैं बस में। आ, उसके बाद कुछ ग्रामीण हैं वो हाईवे पर आ गए हैं, उनके आसपास नीचे जो भी इलाके हैं उनके अंदर पानी भर गया है, बाढ़ग्रस्त हो गया है, तो वो भी हाईवे पर आ गए हैं। और आपकी जो रेस्क्यू रिलीफ टीम है वो भी आ रही थी हाईवे से, और उनके यहाँ पर पेड़ गिर गया है, तो और वही बाढ़ग्रस्त हालात हो रखे हैं, वो भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। सो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा यहाँ? जी सर, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं मोबाइल या और कोई दूसरा कम्युनिकेशन मोड के माध्यम से आसपास, सबसे पहले तो आसपास की पुलिस जो थाना है उससे कनेक्टिविटी इंश्योर करूंगा। और चाहूंगा कि इंडिया जो डिजास्टर रेस्पॉन्स जो टीम आ रही है वो मेरी तुलना में मूव करने में काफी ज्यादा अच्छे से सक्षम होगी, तो मैं चाहूंगा कि वो स्कूल तक पहुंचे, मैं इसे इंश्योर करूंगा। दैट वुड बी ऑल। जी सर। दैट वुड बी ऑल। नो सर, मैं ट्राई करूं, लोकल जो पुलिस डीवाईएसपी है मैं उनसे बात करूंगा और डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम को वहां पहुंचने का करूंगा। बाकी सर मुझे ये भी ज्ञात नहीं है कि उस स्कूल की दूरी जो है वो मेरे रेजिडेंस से कितनी है। और मैं चाहूंगा कि अगर मैं जिला मुख्यालय से फोन करके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिला मुख्यालय पे भी जो एयर कनेक्टिविटी या जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है, तो मैं चाहूंगा कि किसी हेलीकॉप्टर को से भी जो पहुंचा के वहां बच्चों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए आपको मूव करता हूँ। पीएस मैम, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून नितिन जी। जी मैडम। अभी एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम बता सकते हैं? किससे रिलेटेड है योजना? कुछ बुजुर्गों से रिलेटेड है। बुजुर्ग? सॉरी मैडम, अभी तो मुझे नहीं याद है। ओके, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम कौन से बैंक ने शुरू किया है? हेलो नितिन, आप सुन पा रहे हैं नितिन जी? जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। ग्रीन ग्रीन डिपो प्रोग्राम कौन डिपॉजिट से मुझे बैंक ने नहीं शुरू पता। किया? ओके, सॉरी मैडम, मुझे अभी एट याद नहीं है प्रेजेंट अभी। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास जी मैडम। ओके,
आपकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है ना? जी मैडम। तो क्या 1947 का जो पार्टीशन था, क्या वो रोका जा सकता था? मैम किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को ऐसे रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि 1940 के बाद कम्युनल डिवाइड जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और उससे उससे पहले अगर हम शुरू से अगर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को उसी तरीके से शेप करते कि उसमें सांप्रदायिकता की उसमें अगर सांप्रदायिकता ना फैलती तो फिर भी पॉसिबल था। लेकिन अंत तक आते आते चीजें इतनी खराब हो चुकी थी कि पार्टीशन रोकना बहुत मुश्किल था। औरंगजेब को कट्टर शासक क्यों कहा जाता था? क्योंकि क्योंकि औरंगजेब ने जो अकबर की जो नीति थी राजपूतों से मैत्री की, समन्वयवादी, ताकि उस नीति को से थोड़ा सा वो डेविएट हो गया था। दूसरा उसने हिंदू मंदिर वगैरह का या उनका विनाश करवाया था। तीसरा उसने जजिया कर भी आरोपित किया था। लेकिन हिस्टोरियन का मानना है कि उसने, क्योंकि औरंगजेब का जब राज्यारोहण हुआ था तो उसने दारा को हरा के सत्ता प्राप्त की थी, और दारा जो था वो एक सहिष्णु था। तो दारा को हराने के क्रम में औरंगजेब को मुस्लिम उलेमाओं का ओके सहयोग लेना पड़ा ओके था। तो नितिन बाद में जी, मुस्लिम उलेमाओं ओके। ने, जी मैडम। 1857 रिवोल्ट के इकोनॉमिक रीजन क्या थे? इकोनॉमिक रीजन ये थे मैडम, जो किसान थे, पहला तो अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव किए थे। तो किसानों को ब्रिटिश कंपनी का और महाजनों का और जो लोकल लैंडलॉर्ड थे उनके तीव्र शोषण का सामना करना पड़ा था। जो किसान थे वो परेशान थे, तो उन्होंने स्थानीय महाजनों पे हमले किए। दूसरा, जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर जब हेलो नितिन, नितिन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नितिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, सॉरी कनेक्टिविटी लॉस। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब से मानी सुन पा जाती रहे है? हैं मुझे? हाँ नितिन जी, आपकी आवाज आ रही है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत सर कहाँ से मानी जाती है? मैम, इस बारे में हिस्टोरियंस में डिबेट है मैडम। जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि 1757 से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जबकि ऐसे सुमित क्या चेंजेस सरकार हुए का कि मानना है कि 17? हाँ, ओके 1857 से। ओके। आई थिंक इनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत अब आ रही है मैडम? डिस्टरबेंस आ रहा है। पता नहीं क्या ओके, हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी सीटें रिजर्व की है, अपने स्टेट की सीटें स्टेट के लोगों के लिए। क्या वो आर्टिकल 16 का उस पे आर्टिकल 16 पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है? जी मैडम, अगर ये ऐसे किसी भी स्टेट के द्वारा अपनी जो लोकल सीटें हैं वो अपने स्थानीय यूथ के लिए, स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना
आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 का जो है वो वायलेशन है, क्योंकि संविधान हमें फ्री मूवमेंट का अधिकार देता है और समानता का अधिकार देता है। और अगर सारे स्टेट्स ऐसा करने लगेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उनका पतन होगा। भारतीय मीडिया डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इसका एक वन वर्ड आंसर देना तो बहुत मुश्किल है कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन मीडिया के ऊपर सरकार का तो कोई रोल नहीं है। और मीडिया का जो रेगुलेशन है वो भी मीडिया इंडिपेंडेंट अपनी खुद की बनाई हुई सेल्फ रेगुलेशन करता है। लेकिन हाँ, मीडिया का जो मीडिया की जो ओनरशिप है वो मीडिया इंस्टीट्यूशन की नहीं है, जबकि वो किसी व्यापारिक संस्थानों की है, तो उससे मीडिया की जो स्वायत्ता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। ओके, फिर देन सेंसरशिप क्या है? मैडम, भारत में मीडिया को कोई भी न्यूज छापने से पहले अपनी न्यूज को सेंसर नहीं करवाना पड़ता है, सरकार की किसी भी बॉडी को नहीं दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ सेल्फ रेगुलेशन है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसलों की रिपोर्टिंग करते वक्त सरकार की कुछ गाइडलाइंस है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब मुंबई का ताज अटैक हुआ था तो मीडिया ने उसको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया था उसका, तो उससे आतंकवादियों को काफी हेल्प मिली थी। जबकि अभी जब पठानकोट हमला हुआ था तो उसकी रिपोर्टिंग के मामले में भी ऐसा मसला आया था। तो ऐसे मसलों पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सेंसरशिप जैसा कोई भी मसला भारत में नहीं है। और न्यूज ओके वो इन हाउस में होता है, बाहर से कोई रोल नहीं है। ओके नितिन जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। थैंक यू मैडम। नितिन जी कैसे हैं आप? जी सर, अच्छा हूँ। अपना रोल नंबर बताइए नितिन जी। रोल नंबर तो याद नहीं है मुझे। ओके ठीक है। आपने 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट था एंड देन ग्रेजुएशन में आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लिए, ये स्विच क्यों किया आपने? जी सर, क्योंकि 10th के बाद जैसा कि जनरली होता है हमारी सोसाइटी में, घर वाले का जो रुझान है वो ज्यादातर साइंस की तरफ रहता है। मैंने 2 साल साइंस पढ़ी, काफी कोशिश भी की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ साइंस में। और उसके बाद मैं फर्दर, हालांकि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना इंटरेस्ट के इसको परस्यू करूं, तो मैंने अपनी स्ट्रीम को स्विच करना बेहतर समझा। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, तो कौन से राइटर आपके फेवरेट राइटर रहे इंग्लिश लिटरेचर में? सॉरी सर, अभी तो थोड़ा रिवाइज नहीं किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर को, और एज सच ऐसा कुछ एवरेज नहीं है। ठीक ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में कोई ऐसी पोएम बताइए जिससे आप काफी प्रभावित हुए हो या जिसने आपको इंस्पायर किया हो। याद नहीं है सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई शेक्सपियर का कोई भी एक कोट बताइए। कोट सर, कोटेशन। हाँ सर मैं हिंदी में बता सकता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि हम सब जो है इस रंगमंच की, ये जो धरती है ये बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब इसके पात्र हैं और हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा उनका एक कोटेशन था, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, राजेश खन्ना ने किस मूवी में इस कोट का यूज किया था? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की मूवी थी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप बाड़मेर जिले से हैं और बाड़मेर जिले के अपोजिट पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस लगता है? कोलिस्तान, कोलिस्तान करके।
प्रोविंस पाकिस्तानी जो पूछ रहा हूँ मैं, राजस्थान प्रांत। प्रोविंस, सिंध प्रोविंस लगता है। ठीक है। और पाकिस्तानी सीमा और भारतीय सीमा के बीच में जो है एलओसी है एलओसी के पास में बाड़मेर के कौन कौन से 5 गांव है वो बताइए, कोई भी 5 गांव के नाम बताइए। गांव का नाम तो जो मुझे याद नहीं है, गडरा रोड है सर एक टाउन कोई तो तय, बड़ा। हाँ चौटन, गडरा रोड, ये सारे सर है उस तरफ। चौटन तो बहुत दूर हो जाता है वहां से, गड़ा रोड भी ठीक है, पास में है टाउन उसके। बाकी तो सर अभी सॉरी सर याद नहीं आ रहा। ठीक है, बाड़मेर में एक इमिग्रेशन पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमिग्रेशन पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम बताइए। सॉरी सर मैंने नहीं सुनी। हाँ, मुनाबाव का नाम सुना है आपने? जी सर, जी जी सर। क्या फेमस मुनाबाव, है मुनाबाव? मुनाबाव सर जो थार पारकर जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है वो मुनाबाव से जाती है पाकिस्तान, उसका ट्रांजिट रूट है। तो वहाँ पे यस, तो वहाँ इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं, इमिग्रेशन होता होगा उनका वहाँ। जी सर, थैंक यू सर, मुझे मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बाड़मेर में एक इंडियन एयरफोर्स का एयर बेस है, उसका नाम बताइए। जी सर, उतर रही है एयरबेस। ठीक है। और जैसलमेर में एक एयर बेस है, उसका नाम बताइए। जैसलमेर में सर, जैसलमेर में सॉरी सर जानकारी दो। ठीक है, आप ये बताइए कि थार डेजर्ट जो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट्स में थार डेजर्ट का कौन सा नंबर आता है? सॉरी सर कौन सा नंबर आता है ये तो। ठीक है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन है, कौन से 3 लार्जेस्ट डेजर्ट बताइए वर्ल्ड में। एक तो सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। उसके बाद तकला मकान डेजर्ट है, चाइना का है। इंडिया का थार डेजर्ट है। ये लार्जेस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, लार्जेस्ट 3, टॉप 3 बताइए, टॉप 3 लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। सॉरी सर याद नहीं है। ओके, क्या अंटार्कटिका और आर्कटिक को भी आप डेजर्ट की श्रेणी में शामिल करेंगे? सर अगर डेजर्ट की परिभाषा हम उत्पादकता के हिसाब से दूसरा सर, बेटियों के जो विवाह की आयु है उसको भी बढ़ाने की बात चल रही है। तीसरा सर, इंडिया का जो इंडिया के जो चैलेंजेस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चैलेंज बॉर्डर पे जो चाइना के द्वारा चुनौती है उसको अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने उसका बहुत मजबूती से सामना करने का दृढ़ संकल्प रखा है प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने। दूसरा, कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में हेल्थ सिस्टम के सामने जो चैलेंजेस आए हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से निपटने का रोड मैप बना रखा है। ठीक है, फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग 2 टर्म्स यूज किए जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर फ्लैग होस्टिंग तो झंडा फहराने की जो प्रक्रिया होती है, कोई भी जैसे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को जो फ्लैग होस्ट कर रहे हैं वो फ्लैग होस्टिंग हुआ। अनफर्लिंग सर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, तो लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ।
कि हाँ बताइए। जो झंडे का सम्मान पूर्वक उतारते हैं जब उसको फहराने के बाद, उसको कहते होंगे शायद। ठीक है, 26 जनवरी को अनफर्लिंग किया जाता है या फ्लैग होस्टिंग की जाती है? सॉरी सर, पता नहीं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अलगाववाद और आतंकवाद JNK के आतंकवाद और अलगाववाद से कैसे डिफरेंट है, और क्या दोनों स्टेट स्पॉन्सर्ड है? जी सर, जो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है उसमें एक्सटर्नल स्टेट्स की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट के रूप में बदल गया था भारत की आजादी के बाद, जो जम्मू कश्मीर का भारत में इंटीग्रेशन था। और उसमें रिलीजियस एंगल भी आ चुका है अब कहीं ना कहीं। जो पाकिस्तान उसका इंटीग्रेशन अपने साथ रिलीजियस बेसिस पे करना चाहता है, और जो जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है वो मेजरली जो कश्मीर घाटी है उसमें सेंटर्ड है। नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद में नॉर्थ ईस्ट का जो अलगाववाद है उसमें इस तरीके से, एक तो उसका जो अलगाववाद के जो केंद्र है वो बहुत अलग अलग है। जैसे नागा लोगों का अलग है, आसाम के अंदर अलग तरीके से है, मिजो लोगों में अलग तरीके से, मिजोरम में अलग तरीके से था। और उसमें एक्सटर्नल स्टेट्स की प्रत्यक्ष भूमिका है सच नहीं थी। और दूसरा, उसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। और इस मुद्दे का इतना अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो चुका है जितना कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे का जितना इंटरनेशनल ली, जिसको जितना पाकिस्तान ने जितना रिकॉग्नाइज करवाया इंटरनेशनली, उतना नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को नहीं करवाया गया। और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी जो राष्ट्र है वो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं कर रहा है अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में। कुछ बाहरी राज्यों से नॉर्थ ईस्ट के जो संगठन है उनको वित्तीय सहायता जरूर मिल रही है। ठीक है नितिन, आप ये बताइए कि पिछले 5 से 10 सालों के दौरान ऑल ओवर वर्ल्ड किन किन कंट्रीज में गृह युद्ध हुए हैं? जी सर, गृह युद्ध सर, एक तो सूडान में चल रहा, अफ्रीका में गृह सूडान। सॉरी सर, अभी तो सूडान याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन के प्रोसेस में है या रिसेशन के प्रोसेस में? अभी तो सर स्लो डाउन के प्रोसेस में है। रिसेशन तो जब होता है जब 2-3 तिमाही या ये 2 तिमाही तक रेगुलर नेगेटिव ग्रोथ रेट रहती है। तो ठीक है नितिन, मैं आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेन पैनल मेंबर की तरफ मूव करता हूँ। आईके सर प्लीज। नितिन। जी सर। हाँ नितिन, अपने जिले का परिचय दीजिए। सर, बाड़मेर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरी सीमा सर इसकी जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर के साथ लगती है। शुष्क उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र में है ये सब जिला। थार डेजर्ट का पार्ट है। ये तो सर इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं। आर्थिक विशेषताओं में बाड़मेर के लोगों की मुख्य आजीविका जो है वो कृषि और पशुपालन रहा है, और जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। अभी सर वहाँ तेल के खनन के बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ी है, और रिफाइनरी के लगने के बाद बाड़मेर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक आर्थिक पहचान बना रहा है। पॉपुलेशन की वाइज सर जो बाड़मेर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी लो है, और जनसंख्या काफी छितराई हुई भागों में रहती है। ठीक है। थार का जो डेजर्ट है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है इंडिया के?
जैसे राजस्थान में है उसका कुछ राजस्थान में और पंजाब और हरियाणा में है कुछ पार्ट, लेकिन मेनली राजस्थान में है। राजस्थान गुजरात में भी थोड़ा सा। थार डेजर्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसका 40% थार डेजर्ट में आता है। थार डेजर्ट का कितना है ये तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। थार डेजर्ट का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? कितना प्रतिशत है थार डेजर्ट का? ठीक है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम बताइए। सर लूणी नदी है, बाणगंगा नदी है एक सर, कांसली नदी। ठीक है, बस ये 3 ही नदियां हैं? अभी तो सर मुझे 3 याद आ रही है। लूणी नदी की सहायक नदियां बताइए। जोजड़ी, सूकड़ी, दो याद आ रही है सर।